मैं झींप सा गया। सरंगा ने कहा, जाबिर, कोई इनकलाब जरूर आएगा। हम इतने आसान अजनबी साबित नहीं होंगे जितने आसान इस जजीरे पर पहले आ चुके हैं। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैंने जिद की। तुम ये बातें नहीं समझोगे। बस हौसला बरकरार रखो। तुम अपने अज़्म से तूफान को शिकस्त दे सकते हो। अक्ल और बर्दाश्त, जुर्रत और जज्बे के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। मावराई कुव्वतों के आगे अक्ल क्या हैसियत रखती है? मावराई कुव्वतों के इस्तेमाल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले उन्हें हासिल करेंगे। जारा काका की खोपड़ी की हिफाजत और उसका सही इस्तेमाल अक्ल है। मगरिब की जानिब समंदर की बिखरी हुई मौजों का शोर अभी तक हमें सुनाई दे रहा था। मैं अभी गार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अजीब और गरीब आवाज़ों का शूरा भरा और शोर मदूम हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे लातादाद बदरूहें चीखती चिंघाड़ती जजीरा तोरी पर यलगार करती हुई गुजर गई हूँ। ये शोर कैसा था? मैंने सरंगा को हकलाते हुए मुखातिब किया। गार तलाश करो जाबिर, जल्दी, सरंगा चीखा। काली ताकतें हमारे गर्द घेरा डाल रही हैं। अक्ल क्या कहती है? मैंने तंज किया। अक्ल तुम जैसे कोर मग़ज़ पर मातम कर रही है जो एक अहम गार का रास्ता भूल गया। सरंगा ने मुज़हका उड़ाते हुए कहा। आवाज़ों के शोर और सरंगा की बौखलाहट ने मुझे गोबरा दिया था। अब बचाव का एक ही रास्ता था कि वो गार तलाश कर लेता जो पहले भी मेरे लिए बेहतरीन पनागा साबित हुआ था। सरंगा बार बार मुझे खतरे का एहसास दिला रहा था। मुझे हैरत थी कि वो शख्स जो तमाम रास्ते सब्र और बर्दाश्त का सबूत देता आया है, वो अचानक क्यों इस कदर बौखलाने लगा है? क्या उसकी मजबूत कुव्वत शामा ने कोई खतरा सूंघ लिया है? क्या इन रफ्ता रफ्ता करीब आने वाली आवाज़ों में कोई रम्ज़ पिन्हा है जिसका सरंगा का बसीरत अफरोज ज़हन को इरफान हो गया है? मैं घबराया हुआ आगे बढ़ रहा था और झाड़ झंकार को एक जगह से हटा रहा था और सख्त खौफजदगी के आलम में था कि एक गरज और निस्वानी आवाज़ अलिफाबेर, रुक जाओ सरंगा, आगे मत बढ़ो। मैं दहशत से अलिफा चेल पड़ा और पलटकर सरंगा पर निगाह डाली। वो मेरी जानिब बढ़ रहा था। इस सहरकार आवाज़ का पैगाम एक बार फिर सुनाई दिया और उसके साथ ही सरंगा के बढ़ते हुए कदम राग गए। मेरे लिए मफिर का कोई रास्ता नहीं था। मैंने सरंगा को रुकते देखा तो तेजी से लपक कर इसके करीब गया और कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, सरंगा, ये आवाज़ कैसी है? ये शोर कैसा है? मेरा मशवरा मानो तो भाग चले, मगर अब तो मफिर की भी कोई सूरत नहीं है। मैं ना कहता था कि ये खतरा मोल लेकर तुम मौत को करीब कर रहे हो। अब बताओ हम क्या करें? खतरा हमें घेरे में ले चुका है। सरंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके जिस्म और जुबान ने एक मामूली सी जुम्बिश भी नहीं हुई। मुझे ख्याल हुआ कि मुमकिन है खौफ की शिद्दत ने सरंगा पर सकते की कैफियत तारी कर दी हो। मैंने इसका बाजू थाम कर इसे होशियार करने की कोशिश की, मगर वो बाजू किसी इंसान का नहीं था। मुझ पर हैरतें छा गईं। वो बाजू किसी इंसान का नहीं हो सकता था। वो तो पत्थर था। अपने शाबे की तस्दीक की खातिर मैंने सरंगा के जिस्म के दूसरे हिस्से भी छू कर देखे। वो चश्म ज़दन में सुरता पा पत्थर के ठोस मुजस्समे की सूरत में तब्दील हो चुका था। मेरे खुदा किस कदर दहशतनाक था! वो लम्हा मेरा दिल डूबने लगा। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। मैं हैरान निगाहों से इसे देखता रहा और फिर मुझ में खड़े होने की ताकत भी ना रही। ना जाने कितने लम्हात दबे कदमों यूं गुजर गए कि मुझे एहसास तक ना हुआ। फिर मैं इस वक्त चौंका जब करीब ही कहीं से हबशियों का शोर बुलंद हुआ। मौत मेरा ताकुब करती हुई जंगल के इस हिस्से तक आ गई थी। मौत मेरे साथ मिचौली खेल रही थी। मैं इस तरह चौंका जैसे सोते में किसी ने कोई नोकदार चीज मेरे जिस्म में छू दी हो। फिर मौत को शिकस्त देने और जिंदगी बरकरार रखने की ख्वाहिश ने मेरे मुंजमद खून को दोबारा हिद्दत बख्शी। मैं आने वाली आवाज़ों की मुखालिफ समत में दौड़ने लगा।
खारदार झाड़ियां शिकस्ता कपड़ों से उलझकर उन्हें और तार तार कैसे दे रही थीं, मगर जिंदगी उन खराशों से ज्यादा कीमती थी। मैं किसी गैबी मदद की उम्मीद में दौड़ता रहा, कभी किसी झाड़ी में उलझ कर करता, भी किसी तनावर दरख्त से टकरा कर कराहता हुआ उठता। हबशियों की रफ्तार मुझसे तेज थी। मेरा सांस रुकने लगा, लेकिन मैंने जिदोजहद जारी रखी। कुदरत को मेरी हालत पर शायद रहम आ गया। भागते भागते मैं किसी पत्थर से टकराया, फिर किसी गार में औंधे मुंह गिर कर निशेब की तरफ लुढ़कता चला गया। तलाश करो, वो यहीं कहीं रुपोश होगा। ये ताकुब करने वाले हबशियों के आखिरी अल्फाज थे जो मेरे ज़हन में महफूज रहे। फिर मुझे कुछ सुनने और याद रखने का यारा बिल्कुल ना रहा। चेहरे पर नमी महसूस हुई तो मैं फिर कुछ सोचने के काबिल हुआ। गार में मुकम्मल तारीकी थी और एक नज़र अतराफ में घुमा लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो गार नहीं है जहां मैं पहले आया था। ये कोई और गार था। देखिए अब किस्मत कहाँ ले आई है। ये सोच कर मैं अलिफाटे। गार में किसी सुराख से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अंदर कोई झरना था जिससे जमीन भीग गई थी। मैंने अपने शिकस्ता और दरमांदा असाब समेटे और अभी जमीन से उठा ही था कि मुझे अपने सामने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, जैसे अंधेरे में किसी खूनखार बलि की आंखें देखती हैं। किसी दरिंदे का ख्याल करके मैं लरज़ गया और मेरे मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई और यकबारगी मैंने अपनी आंखें बंद कर ले और जब दोबारा खोलीं तो वो दहकती हुई आंखें मेरे मुकाबिल थीं। वो किसी दरिंदे की आंखें नहीं थीं। कोई शख्स मेरे सामने खड़ा था। मदद मदद, मुझे पनाह दो, वो लोग मेरे ताकुब में हैं। मैंने टूटी फूटी अफ्रीकी जुबान में कहा, हालांकि इस इलाके के किसी बाशिंदे से मदद और पनाह की उम्मीद रखना अबस था, लेकिन बे-इख्तियार ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए। मेरी चीख और पुकार से उन चमकदार आंखों में जुम्बिश हुई। वो मेरे करीब आईं। मैं दहशत से पीछे हट गया और गार की खुरदरी दीवार से चिपक गया। अचानक मुझे अपने हाथ पर एक तनुमंद हाथ का दबाव महसूस हुआ। मेरे साथ आओ। वो भारी भरकम लजी वाला कोई इंसान था जो अफ्रीकी जुबान में मुझसे मुखातिब था। अगर मैं इससे पहले किसी गार में आबाद एक नई दुनिया का करिश्मा ना देख चुका होता और हुसैन जोलेन से मेरी मुलाकात ना हो चुकी होती तो मुमकिन था कि ये आवाज़ सुनकर खौफ और दहशत से मेरी हरकत कल्ब बंद हो जाती। लेकिन ये कोई आम तर्ज का इलाका नहीं था। ये जजीरा तोरी था जहां किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। इसने बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ आओ। इसने दोबारा इसी पर वकार अंदाज में हुक्म दिया। मैं उसके इशारे पर उसका हाथ पकड़े मजीद कोई सवाल किए बगैर गार के अंदर चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर गार कुशादा हो गया। वो बिला की तारीकी छूट गई जो इब्तिदा में थी। इसकी वजह गालिब ये हुई कि आंखें इतनी देर में अंधेरे से मानूस हो गई हों। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इस शख्स को देखने की कोशिश की। अब भी मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे दो आंखें और एक हाथ मेरे साथ चल रहा हो। वो कोई बहुत ही सियाह बदन शख्स था जिसका जिस्म तारीकी से मुशाबे था, इसलिए सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थीं जो जिस्म से मुख्तलिफ रंग की थीं और अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो मुझे साथ लेकर तारीकी से रोशनी की तरफ चलने लगा। रास्ता आगे जाकर और साफ हो गया। अब मुझे इसका जिस्म साफ नजर आने लगा था। वो एक तवील कामत और कवी और जुस्सा हबशी था। इसके गिले में मुख्तलिफ किस्म के हार और कड़े पड़े हुए थे। मैंने देखा कि इसमें जारा काका की खोपड़ी भी मौजूद है। पिछले अजियतनाक तजर्बों के बाद मेरे लिए फीफौर किसी हबशी पर एतबार करने का कोई जवाज नहीं था। वो सब मेरी जान के दुश्मन थे, मगर ऐसे वक्त में मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था कि मैं बेचून चरा उसके साथ चलता रहूं। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे और मैं उन्हें रद्द करता हुआ उसके साथ चल रहा था। उधर आओ, इसने बाईं समत मुड़ते हुए कहा। मैं खामोशी से मुड़ गया। इतना अंदाजा इस मुख्तसर सफर में यकीनन हो गया था कि वो कोई आम हबशी नहीं है। इसकी आवाज में तंतना और चाल में वकार
था। एक जगह पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ सीने की तरफ बांधकर फिर उन्हें खोल दिया। इसका ये अमल करना था कि सामने वाला दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और हम खामोशी से मामूली किस्म के पत्थरों के बने हुए छोटे कमरे में दाखिल हो गए। पहले कमरे में जानवरों की खालें बिछी हुई थीं और मुख्तलिफ अक़साम की खोपड़ियाँ इधर अलिफादेर पत्थरों पर बिछी हुई थीं। सामने लोहे का एक कड़िया रखा था। वहाँ हर चीज़ अपनी नौयत के एतबार से मुनफरिद और पुरअसरा थी। इस कमरे से गुजरकर हम दूसरे कमरे में दाखिल हो गए, जो निस्बतन ज़्यादा साफ कुशादा और रोशन था, और वहाँ इस वक्त किसी किस्म की बो बसी हुई थी, जो न ज़्यादा खुशगवार थी न इतनी नागवार। बस एक बो थी जो सारे कमरे में फैली हुई थी। इस कमरे में भी अजीब व गरीब किस्म की अशिया का अंबार था। एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर मेज़ की शक्ल में पत्थर के 4 टुकड़ों पर टका हुआ था। सामने की दीवार पर एक रोशन मशल इस्तादा थी। कमरे में पहुंचकर उसने इशारा किया, बैठ जाओ। मैं इसका हुक्म सुनकर एक पत्थर नुमा स्टूल पर बैठ गया और उसके दूसरे हुक्म का इंतजार करने लगा। खुद कुछ कहने से पहले मैं इसकी ज़बानी कुछ सुनना चाहता था, ताकि अपने बारे में इसके रोई का तयन कर सकूं। वो गौर से मेरा चेहरा देख रहा था और मेरी हालत ये थी कि मैं इससे आंखें चार करते हुए घबरा रहा था। इसकी आंखों में बिला की रोशनी थी, चेहरे पर करख्तगी और तदब्बुर झलक रहा था। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे का जायजा लेते रहे, एक दूसरे को तकते रहे। फिर वो शाहाना अंदाज में बोला, कुछ खाओगे? नहीं शुक्रिया, मेरे हवास दुरुस्त नहीं है। मैं पहले ये यकीन कर लेना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पनाह में हूं, या मैं कुछ कहते कहते रुक गया। तुम मेरी पनाह में हो। इस मस्कन में लोग हमेशा कुछ लेने के लिए आते हैं। तुमने पनाह मांगी थी, मैंने पनाह दे दी। इसका सारा जिस्म साकित था मगर लब हल रहे थे। मैंने इत्मीनान से पहलू बदला। वो शख्स अपने लहजे से जुबान का पक्का और इज्जतदार मालूम होता था, लेकिन ये सारा माहौल, ये खोपड़ियाँ, ये अशिया, मेरे ज़हन में बहुत से सवाल कुलबुला रहे थे। अपनी चर्ब ज़बानी से मैं अक्सर मुसीबत में पड़ चुका था, लिहाजा मैंने कम बोलने पर इक्तिफा की और इस तरह अपनी मज़लूमियत की शहादत पेश करना चाही। जज़ीरा तोरी में सिर्फ एक जगह है जहां तुम पनाह ले सकते थे, और वो ये है, यहां तुम इत्मीनान से रह सकते हो। इसने शायद मेरा इस्तिराब भांप कर कहा, तुम कौन हो? मैंने डरते डरते पूछा। इसकी आंखों में अलिफालझन के आसार नुमुदार हुए, जैसे वो जवाब देने से गुरेज कर रहा हो। अपने बारे में कुछ बताते हुए वो एक लम्हे झिझका, फिर कहने लगा, तुम्हारे लिए इतना जाना काफी है कि तुम महफूज जगह हो। बेहतर है। मैंने इत्मीनान से इस बार जुबान खोली। जब से हम बदनसीब मुसाफिरों ने इस जजीरे पर कदम रखा है, हम एक साथ भी सुकून से नहीं सोए हैं। हमारे बेगुनाह साथी मारे गए, हमारी औरतें अगवा कर ली गईं। जब हमने आज़ादी के लिए कोशिश की तो हम पर अरसा हयात और तंग कर दिया गया। अभी अभी मेरे एक साथी को पत्थर के मुजस्समे में तब्दील कर दिया गया है। इस जजीरे पर तुम पहले आदमी मिले हो जिसने मुझसे हमदर्दी की बात की। हमारा कसूर यह है कि हम एक गर्क शदा जहाज के बदकिस्मत मुसाफिर हैं, जिन्होंने इस इलाके में जिंदगी बरकरार रखने के लिए कदम रखे थे। लेकिन मुझे मालूम है, इसने दरमियान में दखल दिया। तुम्हें मालूम है? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें मालूम होगा, यहाँ कोई बात बईद नहीं है, मगर मैं पूछता हूँ, क्या ये लोग इंसान नहीं हैं कि उन्हें अपने जैसे इंसानों को मुसीबत में देखकर दुख नहीं होता? अजनबी मनहूस होते हैं। इसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने सोचा कहूँ, अजनबी औरतें मनहूस नहीं होती, लेकिन इस तनुमंद वहशी से ज्यादा बेचैनी का इजहार करते हुए मुझे खौफ आया। वो बहुत तहम्मुल से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने इसके जवाब पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। चुपचाप तक बांधे दीवारों पर नजर किए रहा। चंद लम्हों बाद इसने अपनी रान पर जोर से 2 हाथ मारे और बिजली की सी सूरत के साथ कमरे में मौजूद पत्थर का कोई दरवाजा आवाज करता हुआ खुला।
और इसमें से एक नौजवान लड़की बरामद हुई जो नक्श व निगार के एतबार से तोशा और नीरी से कहीं ज्यादा हुसैन थी। वो एक मुकम्मल शादाब और ताज़ा लड़की थी। इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। होंठ आम अफ्रीकियों की तरह भद्दे नहीं थे। आंखों में अपनी तरफ खींच लेने की सारी ताकत मौजूद थी। इसके दिलकश बदन के बाज हिस्से रंगे हुए थे, जिससे ये गुमान होता था कि इसने महज़िब दुनिया के किसी नए फैशन का लिबास पहन लिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने चौंक कर मुझे देखा। मैं शायद इसकी जिंदगी में पहला शख्स था जिसकी जिल्द की रंगत इतनी बदली हुई थी, और जो लिबास पहने हुए था वो अंदर आकर टिक। हैरत जिंदा हुई हबशी ने मुझे इशारा करके फिर बिठा दिया और इसे हुक्म दिया कि वो मेरे लिए खाना लाए। वो जिस तरह आई थी इसी तरह वापस चली गई। ये मेरी बेटी है। इसका नाम देवताओं ने तरुम रखा था। मैंने मुहज्जिब अंदाज में सर झुकाया। तरुम पत्थर की एक कुश्ती में फल और गोश्त ले आई और उसने मेरे हाथ में थमा दी। रात की सोबत और बेदारी के बाद सुबह ही सुबह ये मकौवी नाश्ता जब सामने आया तो इश्तिहा बढ़ गई। मैंने हबशी से इजाज़त लेकर इसे खाया। वो दोनों आपस में कोई बात किए बगैर मुझे देखते रहे। फिर एक कटोरे में मेरे सामने पानी पेश किया गया। अपनी ये खातिर तवाज़ो और निगहदाश्त देखकर मुझे खुद पर शुबा होता था कि मैं सो रहा हूँ या बेदार हूँ। खाने से खूब सैर होने के बाद हबशी ने अपनी बेटी को इशारा किया और मुझसे कहा, उसके साथ चले जाओ। मैं किसी मामूल की तरह अलिफाटे और लड़की के पीछे हो लिया। अब मैंने इसे करीब से देखा। भूख और वहशत के सबब से मैं अपने ज़हन में इसके हसन का कोई बहुत गैर मामूली तासुर कायम नहीं कर सका था, लेकिन इसके बदन की जुम्बिश और उसके दिल नवाज पहलू की रफ़ाकत से मुझे मालूम हुआ कि मैं उसके हसन की दाद में कोताही कर रहा था। हबशी इस कमरा में रह गया। लड़की मुझे लेकर एक ऐसे कमरे में आई जो पहले वाले 2 कमरों से मुख्तलिफ था। चौकी नुमा ऊंचे पत्थरों पर घास बिछी हुई थी। इसने मुझे इशारा किया कि मैं वहां सो जाऊं। मेरा दिल इससे बात करने और कुछ सुराग लगाने के लिए मुस्तरब हुआ, लेकिन जिस अंदाज से ये वाक़यात पेश आ रहे थे इसमें मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। हाँ, इतना मैंने ज़रूर किया कि जो काम ज़बान से ले सकता था वो निगाहों और रवैये से लिया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। काश मेरे पास रेज़र होता। ये हबशी कौन है जो इस गार में जानवरों और इंसानों की खोपड़ियों और अपनी नौजवान बेटी के साथ रहता है? ये गार उन्होंने कितनी मशक्क़त से बनाए होंगे। इसके अंदर क़याम करने वाले इस हबशी के अतवार कितने मुहज़्ज़ब हैं, और वो कितने दबदबे और बुजुर्गी से बोलता है। क्या मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? फिर इसकी मेहरबानी की वजह से क्या है? क्या? मगर नहीं, अब मज़ीद सोचना बेकार है। मुझे इस नर्म और खुश्क घास पर उसकी मंशा के मुताबिक सो जाना चाहिए। मैंने अपने बेएतबारों को समझाया। आदमी चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हो और एक गोशा आफियत का नजर आए तो उसे वो भी मशकूक नजर आता है। मैं बार बार जहन झटकता था कि जो होगा इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तन्हा क्या कर सकता हूँ इसके सिवा कि इसकी खुशनुदी हासिल करके अपनी बका के इम्कानात वसी करूं। मैंने शर्माती हुई तरुम को मुस्करा कर देखा और चौकी पर दराज हो गया। फिर मैं ऐसा सोया कि मुझे किसी बात का होश ना रहा। बहुत देर बाद जब मेरी आंख खुली तो कमरे में सिर्फ मैं था और एक मशल फरोजा थी। क्या मैं इसकी कैद में हूं? चारों तरफ से ये कमरा बंद है। मैं हड़बड़ाकर उठा और सारे कमरे का जायजा लिया। हर तरफ पत्थर की दीवार में थी। दीवारों में रास्ता टूलते हुए मुझे एक दरवाजा नजर आ गया। मैंने इसे धक्का दिया तो वो जरा सा खिसक गया और झांक कर जो मंजर मैंने देखा इस पर मेरी आंखों को यकीन नहीं आया। कमरे का माहौल असरार में डूबा हुआ था। वहां अजीब किस्म की दर्दनाक आवाज में दीवारों से फूट रही थी। हबशी, उसकी नौजवान बेटी
और एक 13-14 साला बच्चा एक बड़े कड़िया के सामने झुके हुए कुछ पढ़ रहे थे। कड़िया के नीचे आग रोशन थी और ऊपर भाप जब उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो सीधा होता और बार बार कोई चीज कड़िया में डाल देता। कड़िया में तेल भड़क उठता और आवाज में और तेज हो जाती। फिर उसने एक माला उतार कर, जिसमें किसी जानवर की खोपड़ी आवेज़ा थी, कड़िया में डाल दी और उसके बाद ऐसा शोर हुआ जैसे अनगिनत इंसानी पिंजर आपस में खड़खड़ा रहे हों और कमरे में रखी सारी खोपड़ियों ने हंसना शुरू कर दिया हो और उनके कहकहों से कमरे की संगी दीवार में अब गिरने वाली हूँ। हबशी के इस अमल के बाद छोटे लड़के ने यह अमल दोहराया। फिर तरुण ने बार बार यही बेहंगम लर्ज़ाखेज शोर उठा और दब गया। फिर वहां सुकून छा गया। कब्रिस्तान की खामोशी में चुपके से अपनी चौकी पर आकर लेट गया और खौफ के सबब दरवाज़ा भी इसकी जगह नहीं। क्या मैं इनके रहम विक्रम पर था और बार बार उठकर बैठ जाता था। कुछ देर बाद तरुण और छोटा लड़का अंदर दाखिल हुए। लड़के ने मुझे दुज़दीदा नज़रों से देखा। शायद तरुण ने इसे कुछ बता दिया था। मैंने इसे पास बुलाया। वो झिझकता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। उनका इल्तिफात हासिल करने यह बेहतरीन मौका था। मैंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गालिबन उसे यकीन नहीं था कि मैं बोलता भी हूं। इसने हैरत से नजरें अलिफाटेई। मैंने इससे उसी शफकत आमेज लहजे में दोबारा इसका नाम पूछा। तरुण भी दिलचस्पी की निगाहों से मुझे देख रही थी। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तरुण बोली, इसका नाम जिमराल है। ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? कितना प्यारा बच्चा है। बहुत ज़हीन मालूम होता है। तुम कौन हो? मेरी खुश आवाज़ी से मुतासिर हो जमाल ने लब खोले। मैं एक बदनसीब अजनबी हूं। मेरा नाम जाबिर है। जाबिर? इसने दाहराया। हाँ जाबिर। एक मजलूम और बदकिस्मत शख्स। अपना नाम बताते हुए मेरे सीने से एक आह निकली और मैंने खामखा मुख्तसरा इसे अपने ऊपर गुजरे हुए वाकयात सुनाकर उसकी हमदर्दी हासिल करना चाहिए। इस तरह मैं तरुण से भी मुखातिब था। मेरे पर असर लहजे और मजलूमियत की दास्तान सुनकर इन दोनों के चेहरे पर शिकने उभर आए। मैंने जिमराल के कंधे पर हाथ रखकर उसे चिमटा लिया। इस इलाके में सिर्फ तुम 3 आदमी ऐसे मिले हो जिन्होंने मुझसे इंसानियत का बर्ताव किया है। बाहर की दुनिया के वाकयात तोशा और नीरी के लिए भी दिलचस्पी का बाइस थे। उन्हें सुनकर तरुण की दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसने मुझसे मेरे लिबास के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए। इसका सवाल मुख्तसर होता और मेरा जवाब इतना जुस्तजू अंगेज, तवील और दिलचस्प के उनका इश्तियाक बढ़ा देता था। इन दोनों को करीब लाने का यह मौका मैं ना नहीं खोया। कुछ ऐसे दिलकश पैराए और तजस के साथ अपने यहाँ के लोगों, उनकी आदात वातवार, तहजीब और तरक्की के बारे में बातें की।